नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास इलेक्शन बुलेटिन। खबर चुनावी है। आज शुरुआत कर रहे हैं 5 बड़ी खबरों के साथ जो चुनाव से जुड़ी हुई हैं और ये खबरें आपको एक साथ स्क्रीन पर हम दिखाते हैं। पहली खबर चुनावी बॉन्ड से जुड़ी हुई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को और उसकी अपील को खारिज कर दिया। एसबीआई को कहा है कि कल 12 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा डेटा मुहैया कराइए और इलेक्शन कमीशन इसे अगले दिन सार्वजनिक करेगी। दूसरी बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से, जहां एक तरफ तो कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट के लिए लगातार मंथन कर रही है। आज फिर बड़े नेता बैठेंगे और तय करेंगे कि 29 सीटों पर किसको मैदान में उतारना है। कांग्रेस के दावेदारों के मन इस बीच बदल रहे हैं। क्या ये खबर है, डिटेल में आपको बताएंगे क्योंकि चौंकाने वाली खबर है। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से, टिकट ऐलान के बाद राजनांदगांव सुर्खियों में है। कार्टून को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। आखिर क्या है यह पूरा मामला? क्या ऐसा कार्टून है जिसको लेकर अब सियासत का बाजार गर्म है? चौथी खबर संदेश खाली की आग से जुड़ी हुई। बंगाल के संदेश खाली की आग, जिसे लेकर सियासी आग जो भड़की है, ये अब भी धधक रही है। दरअसल बंगाल में टीएमसी के सभी 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने ममता और कांग्रेस पर कटाक्ष किया है। पांचवी खबर जिसे विस्तार से आगे दिखाएंगे आपको, वो है बीजेपी सांसद अनंत का 400 पार पर सेल्फ गोल, जिसके बहाने कांग्रेस अब बीजेपी के सामने फ्रंट फुट पर खेल रही है। क्या वो बयान, दिखाएंगे आपको। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर कांग्रेस के टिकट ऐलान के बाद राजनांदगांव अचानक से सुर्खियों में आ गया है। यहां बीजेपी ने पहले अपने मौजूदा सांसद संतोष पांडे को मैदान में उतारा तो कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मैदान में उतारकर इस मुकाबले को हैवीवेट बना दिया है। इधर राजनांदगांव में चुनावी लड़ाई की तस्वीर साफ होने के बाद सियासी पारा चढ़ने लगा। इसकी बानगी बीजेपी और कांग्रेस की 2 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं। ये 2 तस्वीर जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देखेंगे, छत्तीसगढ़ बीजेपी ने दरअसल आज एक्स पर, यानी एक सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और इस पोस्ट में कार्टून एक उन्होंने पोस्ट किया और करते हुए राजनांदगांव लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल पर बड़ा हमला बोला। कार्टून में पूर्व सीएम भूपेश बघेल को जिहादी गिरोह का झंडा हाथ में लिए दिखाया गया है। भूपेश के पीछे रायपुर नगर निगम के मेयर एजाज ढेबर, उनके पीछे पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर और नवाज खान को कार्टून के जरिए दिखाया गया है। बीजेपी ने राजनांदगांव की जनता से अपील भी कर दी और यह लिखा कि राजनांदगांव या जिहाद गांव, चुनाव आपको करना है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने भी अपने एक्स पर पोस्ट किया, आरंभ है प्रचंड, यानी 24 के चुनावी रण के लिए राजनांदगांव तैयार है और सियासी वार पलटवार भी चरम पर है। राजनांदगांव या जिहाद गांव के कार्टून पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने, जो कि खुद जांजगीर चांपा से प्रत्याशी बनाए गए हैं, उन्होंने बीजेपी पर बीजेपी की जाति और धर्म के नाम पर लड़ाने का आरोप भाजपा पर लगाया। तो सत्तारूढ़ बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के डिप्रेशन को, कांग्रेस की इंप्रेशन को जनता जानती है। भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते कहना चाहता हूं कि सरकार जो पिछली चली है, जिसमें जनता ने जिस तरीके की पीड़ा झेली है, समाज में जैसे विभेद उत्पन्न हुए हैं, आज अगर वो राजनांदगांव से प्रत्याशी हैं तो कोशिश उनकी यही रहेगी, ऐसा लगता है। भारतीय जनता पार्टी के जाति और धर्म के नाम पर लड़ाने का ये पहले से सिद्धांत रहा है और वो उसी मुद्दे पे चलते हैं। लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी सबको लेके चलती है, ये पार्टी सभी की पार्टी है। इधर लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में मंथन चल रहा है। दिल्ली में महत्वपूर्ण खबरें आज निकल के आ रही हैं। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होगी। एमपी की बाकी बची हुई 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होगा। शाम 6 बजे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की यह बड़ी बैठक होने जा रही है। मंथन के बाद दूसरी लिस्ट सामने आ जाएगी। पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवार देश भर में बीजेपी ने उतारे थे। एमपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा दिल्ली पहुंचे हुए हैं। 5 बची हुई लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होगा, जिसमें छिंदवाड़ा और इंदौर और उज्जैन सरीखी बड़ी सीटें भी शामिल हैं। बैठक में गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना की सीटों पर भी मंथन होगा। तो वहीं दूसरी खबर, दिल्ली में ही आज कांग्रेस की चुनाव
केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी होने जा रही है। बैठक में लोकसभा प्रत्याशियों के नामों पर कांग्रेस के नेता भी आज बैठकर मंथन करेंगे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बैठक में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर चर्चा होगी और बैठक के बाद कांग्रेस भी अपनी दूसरी सूची जारी कर सकती है। पहली सूची में 39 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए थे देश भर के, और उसमें मध्य प्रदेश का एक भी नाम नहीं था। छत्तीसगढ़ की 11 में से 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया। बाकी बची हुई छत्तीसगढ़ की 5 सीटों पर भी आज मंथन होगा और माना जा रहा है कि दोनों ही तरफ से आज देर रात या कल सुबह अगली सूची आ सकती है। तो एक तरफ कांग्रेस जहां मंथन कर रही है कि किसे मैदान में उतारना है मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटों पर, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। अब यह बड़ा झटका हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस नेता हैं अरुणोदय चौबे और शिव दयाल बागरी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। तस्वीरें देख लीजिए स्क्रीन पर। अब यह अरुणोदय चौबे इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सागर की लोकसभा सीट से कांग्रेस के लोकसभा चुनाव के लिए सबसे प्रबल दावेदार थे अरुणोदय चौबे, और जो पैनल तैयार किया गया था उस पैनल में भी और सभी सर्वे में अरुणोदय चौबे सबसे आगे चल रहे थे। संभवतः आज जब सीईसी की बैठक में मंथन होता और नाम पर मोहर लगानी होती तो सागर से कांग्रेस की तरफ से अरुणोदय चौबे के नाम पर मोहर लगती, लेकिन चौबे ने ठीक उससे पहले आज कांग्रेस छोड़ दी और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। तो कांग्रेस के जो सबसे प्रबल दावेदार थे टिकट के, वो कांग्रेस का दामन छोड़कर शामिल हो गए हैं बीजेपी में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो उस वक्त मौजूद थे, और वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्र भी आपको नजर आ रहे हैं, और इन्होंने इनको सदस्यता दिलाई है। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए वाकई एक बड़ा झटका है कि एक तरफ मंथन चल रहा है कि किसे मैदान में उतारना है, और जिसे मैदान में उतारने की तैयारी थी वही मैदान छोड़कर दूसरे पाले में चला गया। तो एक तरफ एमपी में कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ एमपी कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ से जब यह पूछा गया पत्रकारों द्वारा कि क्या वो जबलपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो कमलनाथ ने कहा कि उनका ऐसा कोई प्लान नहीं है और वो छिंदवाड़ा किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। इधर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। इससे पहले 2014 और 19 में वो जबलपुर सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। उनका ये कहना है कि वो एक प्रोफेशन में है, चूंकि वो वकालत से जुड़े हुए हैं, और ऐसे में उनका कहना है कि हर चुनाव वो नहीं लड़ सकते। विवेक तनखा ने यह भी कहा कि पिछली बार भी उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने का मन नहीं था, लेकिन उन्हें टिकट दिया गया था, जबलपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा था। सुनिए जरा दोनों का क्या कहना है। प्लान नहीं है। जबलपुर से चुनाव लड़ने का प्लान है सर? कोई प्लान नहीं है। मैं छिंदवाड़ा किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा। सर अभी सर जबलपुर में जाने का भाजपा में शामिल हो रहे हैं लगातार। कांग्रेस नेता लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं। सुरेश कचौरी जी शामिल हुए तो हुए। देखिए, मेरा तो चुनाव मैदान में जाने का कोई इरादा है नहीं, क्योंकि मैं एक प्रोफेशन में हूँ और मेरा प्रोफेशन नहीं हो सकता कि हर चुनाव में मैं सामने खड़ा हो जाऊं। 2 बार पार्टी के कहने से, लीडर्स के कहने से मैंने चुनाव लड़ा था। मैं खुद नहीं लड़ना चाह रहा था, 14 में और 19 में। सबको पता है, मैं तो अपनी बातें कोई छुपाता नहीं हूं। मगर हम चाहते हैं कि नई लीडरशिप बने, नए लोगों को चांस मिले, यूथफुल लोगों को चांस मिले। इधर पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने सभी 42 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, और इसके बाद सीएम छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने ममता बनर्जी और कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जब संदेश खाली मामले में सीएम बनर्जी को पत्र लिखा था तो टीएमसी के बचाव में सबसे पहले कांग्रेस ही आई थी। पश्चिम बंगाल में 2-4 सीट पाने के लिए कांग्रेस ने टीएमसी का सपोर्ट किया, नृशंस अपराध का भी बचाव किया। अपराधियों के बचाव में आकर भी कांग्रेस के हाथ खाली हैं, काश सबक ले पाती कांग्रेस। तो बता दें कि टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, चूंकि कांग्रेस इस उम्मीद में थी कि आखिरी वक्त तक भी यहां पर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात टीएमसी से बन जाएगी, चूंकि जब इंडी गठबंधन का
जब गठन का चल रहा था तब सबसे प्रमुख सहयोगी के रूप में टीएमसी उसमें शामिल थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान टीएमसी ने कर दिया और इसी को लेकर अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निशाना साधा है कांग्रेस के ऊपर कि जब उन्होंने चिट्ठी लिखी थी ममता बनर्जी के नाम पर संदेश खाली के घटनाक्रम को लेकर, तो उसके बाद अब कांग्रेस तब बचाव में आ गई थी और कांग्रेस को कुछ भी हासिल नहीं हुआ टीएमसी का साथ देकर। और इस वक्त एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, अब यही यूं कहें कि बड़ा अपडेट देश के सामने रख दें कि डीआरडीओ का मिशन दिव्यास्त्र कामयाब हो गया है। अग्नि 5 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीआरडीओ को बधाई दी है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों पर गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात रखी है। अब से कुछ देर पहले एक्स पर, सोशल मीडिया एक्स पर नरेंद्र मोदी की तरफ से यह ट्वीट हुआ है जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी है कि डीआरडीओ का मिशन दिव्यास्त्र कामयाब रहा। अग्नि 5 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। तो ये सामरिक दृष्टि से भारत की एक और बड़ी उपलब्धि से माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बीच डीआरडीओ को बधाई दी है। इस मिसाइल की जो क्षमता है वो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV टेक्नोलॉजी से ये मिसाइल लैस है और ये अत्याधुनिक मिसाइल बनाई गई है जिसको सफलतापूर्वक अग्नि 5 को लॉन्च कर दिया गया है। और ये अब तय है कि पूरी दुनिया अब इस अग्नि 5 की जद में आ जाएगी, चूंकि इसे इतना हाई पावरफुल मिसाइल माना जा रहा है। प्राउड ऑफ अवर डीआरडीओ साइंटिस्ट, ये अब से कुछ देर पहले नरेंद्र मोदी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से एक्स पोस्ट पर लिखा गया है और उन्होंने ये कहा है कि पहला जो मिशन था वो मिशन कामयाब हो गया है। फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट हो गई है। पीएम मोदी ने इस बीच डीआरडीओ के साइंटिस्ट को बधाई दी है और यह भी कहा है कि डीआरडीओ के वैज्ञानिकों पर पूरे देश को गर्व है। चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। चुनावी बॉन्ड के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसबीआई कल तक ही जानकारी दे और 15 मार्च तक चुनाव आयोग उस जानकारी को सार्वजनिक करे अपनी वेबसाइट पर। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में जानकारी देने के समय सीमा को 30 जून तक बढ़ाने की मांग की थी। एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए। साल्वे ने कोर्ट को बताया कि सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद एसबीआई ने नए इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी करने पर रोक लगा दी है, चूंकि इसे असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों करार दिया था। लेकिन समस्या यह है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी हुए हैं उस पूरी प्रक्रिया को पलटना होगा और इसमें समय लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि एसबीआई को 12 मार्च यानी कल तक जानकारी देनी होगी और चुनाव आयोग को यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर 15 मार्च 2024 को शाम 5 बजे तक सार्वजनिक करनी होगी। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।